ओके, तो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी आई होप। तो कह रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है। ये बातें वो कह रहे हैं इन ओहो, प्रीवियस ग्रेड्स। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा। ओके, हाँ, ये पढ़े ना, आप लिखा हुआ है कि we have learned in previous grades that the equality of two ratios is called a proportion. Equality का मतलब क्या है यहाँ पे? समझ आ रहा होगा equality का मतलब लफ्ज जो है like equal की तरह का है ना। जी जी जी। Equality of two ratios इसका मतलब है, अगर ये देखें, अगर A रेशो B और C रेशो D आपस में इक्वल है तो इसको कह देते हैं, इस इक्वल को कह देते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। हाँ जी, सही है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जो प्रोपोर्शन है बेसिकली, जैसे जैसे हमने पहले देखा कि रेशो जो होता है इसके तीन डेफिनेशंस हैं, मतलब हम तीन तरीके फ्रैक्शन में लिखने लिख के। सकते हैं इसको, हम्म। या डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवीजन में जी। और या रेशो में भी लिख सकते रेशो हैं। में ठीक है। सिंपल। ए रेशो भी जी। तो इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इक्वल की रिप्लेसमेंट है। इक्वल को प्रोपोर्शन कब कहना है वो हम बात कर रहे थे। तो इक्वल को प्रोपोर्शन हमने तब कहना है जब हमारे पास दो रेशोज हैं और वो आपस में इक्वल हैं। हमने यही बात लिखनी है मैथमेटिक्स में, तो हम कह देते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू की बजाय कह देते हैं इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशो डी। सी ठीक रेशो है। डी। हम्म। ओके। ओके जी, ठीक। ओके, तो इसको बाय द वे हम इसको ना मजीद भी क्या कहते हैं उसे, समझ सकते हैं इस बात को कि जो आपका है ना प्रोपोर्शन लफ्ज यहाँ लिखा क्यों है। प्रोपोर्शन का तर्जुमा आपको अगर उर्दू जुबान में हम करें या सादा किसी और लैंग्वेज किसी आसान अल्फाज में करें, इट्स समथिंग लाइक शेयर्स, है ना। ठीक। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, मुझे इसमें कुछ मसला लग रहा है। ये तो ठीक है पहले ही। हाँ जी, तो या ओके, इसको मैं एक साइड पे कर देता हूँ। जस्ट मोमेंट। ओके, सो प्रोपोर्शन एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो ए रेशो बी का जितना शेयर बनता है उतना ही सी रेशो डी का बनता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोपोर्शन। ओके। Okay, so we have learned in previous grades that the equality of two ratios is called proportion. Fine, ये proportion की definition हमने simply देखी है। तो वो फिर कह रहा है proportion के basically दो जो है ना types हैं, inverse proportion and direct proportion। ये हमने देखना है। बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है, दो टाइप्स। जब हमें ये पता होगी तो हमें सवाल समझने में ना आसानी होती रहती है। तो मेरे फोन में ना आवाज बहुत कम आ रही है आपकी तरफ से। मैं तो बोल ही नहीं I'm रही। trying to fix that. आप बोल रहे हैं ना? नहीं, अभी बोलियो बस। हेलो। जी। ठीक है, सही।
अच्छा जी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या, हम ये देखते हैं। जैसे मैंने कहा प्रोपोर्शन इज समथिंग लाइक शेयर, मतलब इधर जो शेयर्स हैं और दूसरी तरफ जो शेयर्स हैं उसके बारे में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है? The relationship between two ratios in which increase or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेसिकली हम इसको ना अब ये डिक्रीज ये वाला और वाला काट देते हैं फिलहाल, तो फिर समझ आ जाएगा। अब पढ़ते हैं। The relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional increase in the second quantity. प्रोपोर्शनल इंक्रीज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक रेशो में एक क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो दूसरी भी बढ़े नहीं, काफी सिर्फ ये जो लफ्ज है ना प्रोपोर्शनल इंक्रीज, इसका मतलब है उसी हिसाब से बढ़े। ठीक है। ठीक है, मतलब उतना ही पोर्शन इसका भी बढ़े, जैसे हाँ मैंने जी, कहा समझ आ गया। जितना ऐसा है कि अगर ये 4 टाइम्स बढ़े तो ये भी 4 टाइम्स बढ़े, कुछ ऐसा। प्रोपोर्शनल का जी, मतलब ये है, सही। या अगर 4 टाइम ना भी बढ़े ना, तो उसका इफेक्ट यही होगा कि 4 टाइम्स के बराबर होगा फिर। अंडरस्टूड? जी, सही है। ओके, तो ये हमने बेसिकली देखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो है कि जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती है। सिमिलरली हम कह सकते हैं अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी भी कम होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको भी, कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास लेबर है ना, लेबर काम कर रही है, तो अगर 10 हाँ बंदे जी। काम करेंगे तो उसकी कुछ तनख्वाह बनेगी, और अगर मैं बंदे बढ़ा के 10 की बजाय 15 कर दूंगा तो तनख्वाह भी क्या हो जाएगी? बढ़ हाँ, जाएगी। ज्यादा बढ़ हो जाएगी। जाएगी। हाँ, जी। एग्जैक्टली। तो तो जो लेबर की तादाद है और जो उनकी नेट सैलरी बननी है, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। समझ रहे हैं आप बात? जी, सही है। ये एक एग्जांपल है इसकी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की अपनी एग्जांपल्स हैं, वो हम अभी बाद में बात करते हैं, इनवर्स को समझते हैं तो फिर हमें उसके साथ उसकी अपनी एग्जांपल है। तो हमने बेसिकली जब भी कोई सवाल हल करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। उसी लिहाज से फिर सवाल हल होता है। अच्छा जी, उससे पहले हम यहाँ पे एक बात कर लें कि ये हमने जो लिखा हुआ है रेशो, ये वाली बात लिखी है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, मतलब बेसिकली इसको यूं भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको अगर डी को इधर लेके जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, बी को लेके जाना है तो भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। जी। तो हम इसे कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। समझ आ रही है जी। बात? जी, जी, जी। दुनिया में जब भी कोई प्रोपोर्शन लिखी होगी ना, जब भी ये जो प्रोपोर्शन लिखी है, इस पे एक फॉर्मूला है पक्का, इसका रूल है कि अंदर वाली दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आता है जो बाहर वालियों को करें। मतलब AD इज इक्वल टू BC। समझ आ गई बात? जी, सही है। इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इस बात को, तो आप चाहें तो अपने पास ये लिख बात, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल्स इन अ प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोडक्ट इसको वैसे वो भी कहते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। या एक ही बात है, एक ही बात, सही ठीक कह है। रहे हैं। तो ओके, मैंने बता दिया कैसे है, मैंने बेसिकली वो क्यों बराबर है वो बता दिया करके, जिस तरह हम जानते हैं उस तरह मैथमेटिक्स में ना, हम ये तो पता है कि नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, है ना। जी, जी। तो वो हमने इसलिए देखा कि हमें पता चल जाए कि हाँ वाकई की बात सही है, हमें पहले भी पता थी ये बात, ये कोई नई बात नहीं है असल में। हाँ जी, ठीक सही है है। ना? ठीक। ओके, इसको वेल तो अब ये एक सवाल है, हम इस सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। If the price of 12 eggs is this, how many eggs can be bought with 80 rupees? अच्छा, अब इसमें एक और बात हमने देखनी है, हमने ये पहले पढ़ लिया है, कल पढ़ा है कि जो रेशो है ना वो सिमिलर क्वांटिटीज में होना चाहिए, है ना। जी, बिल्कुल कम्यूटेटिव।
और नॉन कम क्वांटिटी का मतलब है कि एग्स की रेशो एग्स से बनेगी, रुपीस की रेशो रुपीस से बनेगी। रुपीज से बने। जी जी जी। हम एक्स डिवाइड बाय रुपीस करेंगे ना बेसिक। अच्छा, एक्स डिवाइड बाय रुपीस भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ और चीज आएगी, फिर उसे रेशो कहना मुनासिब नहीं है उस जी रिलेशन। जी जी डिवाइड होगा, समझ आ वो भी डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन उसको हाँ रेशो नहीं जी। कहना चाहिए। ठीक है, ओके। रेशो सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज में होता है। एमसीक्यूज में भी ओ आपको पता होना। जी सही है। डिवाइड में ओके। तो बहुत कुछ हो सकता है ना। हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, जैसे वेलोसिटी ओवर टाइम कहते हैं ना। हाँ जी। तो वेलोसिटी और चीज है, टाइम और चीज है, ये है फॉर्मूला, पर ये रेशो नहीं कहलाएगी। फिर रेशो करने के लिए जरूरी है कि ऊपर भी वही चीज हो जो नीचे है। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो इस सवाल में हम अगर गौर से देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो दो चीजें हैं, और वो दो दो बार हैं। मसलन अंडे भी हैं दो बार, और रुपीस भी दो बार। कुछ एक पूछा होगा ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब यह है कि टोटल दो चीजें हैं, तो हम उनकी रेशोज लेंगे। एग्स रेशो एग, रुपीस रेशो रुपीस। दरमियान में क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन, क्योंकि ये आपस में इक्वल है ये बातें दोनों। ठीक है, बेसिकली क्यों, अब मैं जी आपको बता ठीक। रहा हूँ, उसी बात पे बात करते हैं। ये पहले देखना था हमने डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं। 12 अंडे मतलब 96 रुपीज के जितने भी एग्स आते हैं, 80 रुपीज के क्या होंगे, रुपीज कम हो गया ना, जी तो एग्स भी क्या होने चाहिए आपके ख्याल में। अगर 96 रुपए के 12 अंडे आते हैं, तो 80 रुपए के कितने आएंगे, 12 से ज्यादा या 12 से कम। कम। हाँ, ये बात हो रही है, मतलब ये इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ अगर जी। पैसे कम हुए हैं तो कम आएगी। जी 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 सही है। इससे पता चलता है कि रिलेशन डायरेक्ट है या नहीं है। डायरेक्ट है या ओके, इनडायरेक्ट या इनवर्स हाँ, क्या? डायरेक्ट है या इनवर्स। हाँ जी तो सही इस है। बात से पता चल रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है। बेसिक जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ चले इनवर्स की भी। देखें, अगर 12 मजदूर जो हैं वो एक घर बनाते हैं एक महीने में, हाँ जी। अगर मैं 30 मजदूर लगा दूंगा, तो घर ज्यादा दिनों में बनेगा या कम दिनों में बनेगा। कम दिनों में। मतलब यहाँ पे ये इनवर्स रिलेशन की एग्जांपल है कि आप अगर बंदे बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे काम करने में। जी तो सही कहने है का ठीक है। मतलब है कि ऐसे रिलेशन भी होते हैं। मैं बस सिर्फ इसलिए कि बताया कि आपके जहन में रहे कि ऐसा वाकई होता भी है, ऐसा भी होता है। ओके। जी सही है। ठीक है, या जैसे अगर फर्ज करें हम ये कहते होते हैं कि अगर एक एक आपने ना कोई जैसे फौजी हैं किसी गए हुए हैं जगह पे, बैरक में किसी जगह पे रहते हैं, 12 फौजी रहते हैं, उनके लिए 30 दिन का खाना है। अगर बंदे बढ़ा के 20 कर देंगे आप, तो फिर क्या होगा। अब बंदे बढ़ाने से जो नंबर ऑफ डेज रह जाएंगे वो कम में ही खाना खत्म हो जाएगा ना। तो एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। ठीक है, ऐसे मौके पे हम कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन बन गया। जी सही। ठीक है, बेसिकली तो यूं लिखना होता है ना, हमने लिखना इस तरह होता है कि आपके पास है जी प्रोपोर्शन, इधर आदमी रेशो आदमी पुराने और नए, इधर डेज रेशो डेज पुराने और नए। मतलब 12 बंदे थे, 30 दिन खाना चलता था, 15 बंदे हो गए, कितने दिन चलेगा। तो इधर इधर डेज डेज हैं, इधर मतलब आदमी और आदमी है, दरमियान में प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अगर एक तरफ की जी। रेशो जो है कम हो रही है, दूसरी तरफ की बढ़ रही है, तो फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाँ जी समझ आ गया। अंडरस्टूड, हाँ जी क्लियर। ओके। तो इस सवाल में जो हमें समझ आया, इस सवाल से वो डायरेक्ट रिलेशन बन गया, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया। ठीक है, हाँ अब जी। दूसरी बात, इसमें हम देखेंगे, मैं मतलब इसको इस तरह कहता हूँ कि कोई एक चीज इन्होंने दो बार दी होगी और एक चीज एक ही बार दी होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि एग्स एक बार हम्म। बताए हैं, रुपीज बार बताए हैं। 2 बार बताएं जी। जो एक बार बताया है ना, हाँ। वही फाइंड करना होता है, मतलब जो कम बार बताया है जी। हाँ जी। ठीक है, और उसको हम सपोज कर लेते होते हैं, उसके उसको खाली जगह छोड़ने की बजाय हम क्या लेते हैं, फर्ज कर लें कि ये एक्स है, मतलब कोई वेरिएबल है ना, तो हम एक्स कह देते हैं उसको। ठीक है, जी। तो अब अगर हमने जो रेशोज का जो हमें अभी तक सीखा है, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, एक्स रेशो एक्स प्रोपोर्शन, यहाँ प्रोपोर्शन आना था, ये गलती से, ये टाइपो मिस्टेक है बुक में। ठीक है, ये 4 नुक्ते होने थे, प्रोपोर्शन के 4 नुक्ते होते। जी सही। तो रुपीज रेशो रुपीज, अब देखें हम 12 एक्स वाले के कितने रुपीज थे,
96। 96 से। ये आपस में पहले आ गई, जो क्वांटिटी इधर पहले आएगी इधर भी पहले आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी अब बाद वाले क्या, एक्स एग्स के लिए कितने थे 80, हमें पता था 80 रुपए हैं अंडे। हम इस सवाल को यूं भी कर सकते थे बाय द वे कि मतलब एक्स पहले आ जाता और 80 पहले आ जाता, ओके। फिर 12 और 96 आता, जवाब में फर्क ना पड़ता है। मतलब दोनों रेशोज का ये ख्याल रखना है कि दोनों डेटा आप ऐसा लिख रहे हैं जो पहले है वो दूसरी तरफ भी पहले ही है, ओके। जी ओके। तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया। प्रोपोर्शन का सिंबल इक्वल से रिप्लेस होता है जी और रेशो का सिंबल जो है डिवाइड। फ्रैक्शन से तो हमने लिख दिया 12 ओवर एक्स 96 ओवर 80। हम ऐसे ना चाहते, हम चाहते तो ये स्टेप खत्म करके ना डायरेक्ट लिख लेते, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। यस। ये लाजमी नहीं है कि ये स्टेप करें आप, जी जी ठीक है। समझ आ गया, सही है। ठीक। शॉर्ट में हम डायरेक्ट इस तरह करेंगे, ओके। फिर 96 को हम उधर ले गए, तो जो डिवाइड वगैरह करके आंसर आएगा वो आ गया मेरे पास कितना, 10। अल्लाह थोड़ा भला करे, 10 एग्स, ठीक है। जी अच्छा, अब ये बेसिकली बात थी ये इन वर्टिकल फॉर्म, कहता है इसी सवाल को वर्टिकल फॉर्म जो है ना इस तरह भी लिखा जा सकता है कि क्या करें, 12 एग्स 96 रुपीज के, एक्स एग्स 80 रुपीज के। अच्छा, ये जो एरोज है ना इनसे बेसिकली पता चलता है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। ये एरोज लगते कैसे हैं, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है उसी सवाल को हल करने का जो अभी हमने किया है ना, जी ये एक फुल ऑल्टरनेट मेथड है उसी सवाल को हल करने का। ये क्या होता है कि आप लिख देते हैं सिर्फ रेशो में, आप लिखते हैं एग्स रेशो रुपीज, तो पहले जितने एग्स थे उसके रुपीज, फिर जो एग्स हैं उनके रुपीज। फिर हम क्या करते हैं, ये एरो क्या है, एक्स वाले में तो ऐसे ही कोई भी एरो आप लगा लें, नीचे से ऊपर लगा लिया चलो, ये मर्जी थी मेरी। ये वाला एरो जो है ना इसका फैसला होना होता है कि ये रोटेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर इनवर्स होता तो ये रेशो, ये एरो उल्टा लगता। दोनों एरोज की डायरेक्शन उस वक्त एक होगी जब डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दोनों बढ़ने से बढ़ती हैं। मतलब समझ आ रही है आपको बात, एक बड़ी है तो दूसरी भी उसी तनासुब से बढ़े तो वो डायरेक्ट। बढ़ेगी। ये दोनों एरो एक तरफ आते हैं, वरना वरना ये एरोज आ जाते हैं उलट, मतलब एक ऊपर होता है एरो दूसरा नीचे हो जाता है। जब नीचे होता है ना तो फिर यहाँ पे रेशो में कैसे लिखना है उस पर फर्क पड़ता होता है। एरो से हम हिसाब लगाते हैं, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये अपनी अपनी मर्जी है कहने का तरीका, जैसे बुक वाले ने किया हुआ है वो ये है कि जो एरो की टेल है ना वो नंबर ऊपर आएगा, हेड वाला नंबर नीचे आएगा, तो एक्स रेशो 12 आ गया इधर, ठीक है। इधर भी क्या आएगा 80 ओवर 96। समझ गए आप बात, जी ये सही हो गया क्लियर। बस मुझे हाँ। एरो अगर ये इनवर्स रिलेशन कंफ्यूज बनता करते होता ना, हैं ना। अगर ये इनवर्स रिलेशन बनता ना तो यूं होता, तो फिर टेल पहले आती तो 96 ओवर 80 आता, फिर ये उलट आता इधर इनवर्स रिलेशन। वो हम देखेंगे जब बात करेंगे आगे, ठीक ओके। है। जी तो ये सही। एरो वाला मेथड करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स या डायरेक्ट, ओके। अब कोई जी और सही। सवाल, ये इनवर्स की एग्जांपल आ गई है, जैसे उन्होंने कहा है वो वही बात है कि पहले का इंक्रीज होने से दूसरी कम होगी, वो बात हम कर चुके हैं, ओके। जी 10 men have ration for 21 days in a camp. If 3 men leave the camp, for how many days will the ration be sufficient for the remaining men? 10 बंदों के लिए 21 दिन का खाना है, 3 बंदे रह गए हैं, तो क्या होगा, 11 दिन का खाना रह जाएगा या कम का 21 से, ज्यादा दिन का। ज्यादा का। इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। जी तो हम यही वाला अगर एरो वाला मेथड यूज करें तो हम यहाँ लिखेंगे मैन, आप लिखें अपने पास, हम लिखेंगे मैन, सॉरी पहले पहले मैंने लिखा है उसमें। मैन, हाँ मैन और राशन, ओके राशन। ये आ गया। मैन मैन कितने थे पहले, 21, 21 मैन थे, नहीं कितने मैन थे, 10, 10 थे, 10 मैन है और 21 डेज पास हो जाते हैं, फिर 3 बंदे कम हो गए, बाकी कितने रह गए, 7। 7। कितने डेज, राशन की बजाय मुझे लिखना चाहिए था डेज, सॉरी मैंने गलत लिखा है ये। समझ आ रही है बात, जी जी तो मैन और डेज की रेशो है इस तरह से,
एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने डेटा सही लिखा है, ताकि जवाब जब निकालें तो वो भी पता चल जाए कि सही लिखा है कि नहीं। 10 men 21 days, 3 men left, तो बाकी कितने रह गए? 7। ओके, जी सही। चलें जी। अब हम चेक करेंगे, इसको एरोज लगाने हैं। अब हमने इसका एरो मैंने ऊपर लगा दिया, लेट्स से ऐसे ही। किसी एक का मेरी मर्जी है। अब मुझे अंदाजा है कि इन्वर्स है, दूसरा उलट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? जी 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 जी। और टेल वाला नंबर पहले लिखना है, तो इट इज 7/10 इज इक्वल टू, टेल वाला नंबर पहले 21/x। टेल वाला पहले क्यों लिखना है? अच्छा, आप हेड वाला पहले लिख लें फिर, लेकिन एक रूल बनाना पड़ेगा ना। ओके, फिर दोनों वैसे। क्या मतलब? हाँ, जाहिर है, जो रूल बनाएंगे तभी तो ठीक होगा ना, कि आप फैसला करेंगे किसको पहले लिखना समझ आ गया। हाँ जी सही है। ओके, है। ओके, आगे तो क्रॉस अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x को इधर ले जाएंगे, तो ये रह जाएगा 7x इज इक्वल और टू 21 टाइम्स 10। फिर 7 को इधर डिवाइड कर देंगे, ये 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो 30 दिन का राशन है जी। ठीक है। जी सही। अच्छा, इसलिए ना आप क्या करेंगे, आप अपने जवाब से भी अंदाजा लगा लेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं। आप खुद सोचें कि ये मतलब अगर बंदे कम हो गए, दिन ज्यादा ही लगने थे, तो अगर आपका आंसर 21 से कम आ रहा है, फिर तो उसका मतलब आपने गलत कर दिया कुछ। हाँ जी। तो अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको? हाँ जी सही है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन था। ओके, प्रोपोर्शन डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्होंने इसको, ये देखें आप कैसे किया। अच्छा, इस पे पहले, इस पे बाद में, ये जो है ना, ये वाला मेथड है, इसको भी देखते हैं अभी। ठीक है, जी को बाद में देखते हैं। पहले ये वाला हमने अभी किया है। एरोज क्यों चेंज हो गए, आपको समझ आ हाँ गया ना? जी समझ आ गया। Thus the ration will be sufficient for 30 days। अच्छा, इसमें अगर हम करते हैं तो क्या मसला आता? कह रहा है कि टोटल मैन 10, जिन्हें छोड़ गए ये बाकी 7, तो मैन रेशो मैन, डेज रेशो डेज। इसको आप सॉल्व करें, क्या आंसर आता है इस तरह से? प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स और एक्सट्रीम, एक मिनट। तो ये तो डिफरेंट आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है आपको बात? हाँ, तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप इस मेथड से इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने ना बेसिकली सवाल को फिर हमें समझना पड़ेगा कि इनवर्स रिलेशन है तो कैसे लिखेंगे। क्योंकि आप समझ सवाल रहे हैं? बेसिकली है ही रिलेशन वाला है, तो फिर इसलिए बेहतर तरीका वही है। कौन सा, ये वाला? एरो वाला, एरो मेथड। हाँ जी। ठीक है। वरना हमें फिर खुद वर्कआउट करना पड़ता है असल में ना, ये डेटा लिखते हुए। हम्म, ओके, तो हमने एरो लेट्स, जो है, मैन का एरो हमने। कोई एक एरो वैसे लगा लें, कैसे मर्जी। ओके। तरीका हाँ ये जी है, सही, चलें ठीक। दूसरे का बस आपने उलट, आपने सवाल से ही हिसाब उधर ही लगा पता लिया चल होगा जाए। ना। हाँ जी सही हो गया, मुझे समझ आ गया। तो द रिलेशनशिप, अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है अपने जहन में, आप ऐसे कर लें कि किसी एक तरफ दो क्वांटिटीज दी होती है ना, किसी एक तरफ तो दो दी होती है, एक तरफ एक्स होता है। ठीक है, हाँ तो जी, आप एरो जो है ना, बड़े से छोटे की तरफ कर लें, इस तरह कर लें, या बड़े छोटे से से बड़े की तरफ कर छोटे से बड़े की तरफ लें। सही एक समझ तरफ आता X है। कर लें, दूसरा उसके ऊपर कर। हाँ जी, छोटे से बड़े की तरफ समझ आता है, ठीक है। आप ऐसे कर लें बिल्कुल। आप 7 इसको ऊपर करेंगे और तो दूसरा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड पता है है ना इनवर्स जी, रिलेशन है, वो तो खुद ही हो जाएगा सीधा, जिधर भी है। डायरेक्ट पता चल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। बाज़ औक़ात हमें दो प्रोपोर्शन, जैसे अभी हमने ऊपर ना दो रेशोज में रिलेशन देखा है, ऐसे क्या ना, हाँ जी। अभी नीचे दो प्रोपोर्शन में भी रिलेशन हो सकता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं, क्या कह रहे हैं, पढ़ें। If इफ 35 laborers dig 805 centimeters cube of earth in 5 hours, how much of हाउ the मच earth will 30 laborers dig in डिग, 6 hours? अब यहाँ पे तीन तीन क्वांटिटीज है ना बेसिक। ठीक है, जी। तो पूछा क्या है, हाउ How मच much ऑफ द अर्थ। earth will
30 laborers. हाँ, हाउ मच द अर्थ का मतलब है कि एरिया पूछा, ये जो क्यूब है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछा हुआ है। समझ रहे हैं आप जी बात? सही, ठीक। बात समझ आ जी रही जी, है? नहीं आ रही आ तो गई आ गई। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है ना किसी चीज का असली। जी तो ठीक। इसमें हमने करना है, इसमें तीन मतलब रेशो की बात करें तो तीन क्वांटिटीज है ना अलग अलग, ठीक है। तो आप करेंगे मसलन लेबरर्स, रेशो लेबरर्स, फिर आपके पास आर्स, रेशो आर्स, फिर एरिया वॉल्यूम, रेशो वॉल्यूम। ऐसे ही है ना, तीन क्वांटिटीज जो है। जी 3 है। तो कंपाउंड रिलेशन कैसे बनता है कि बेसिकली ना आपकी जो एक क्वांटिटी कॉमन आ जाती है, जो एक्स वाली है, ठीक है, ओके। जिसमें मतलब फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि क्या, लेबरर्स रेशो वॉल्यूम, लेट्स, ठीक है। जी प्रोपोर्शन। फिर प्रोपोर्शन बस ठीक है, लगा लें लगा लें। वॉल्यूम, फिर समझ लें, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन चीज दो दफा दूसरे से भी आएगी, इधर भी आएगी, ठीक है। जी डन। आर या टाइम, इसका मतलब कुछ यूं बनता है कॉमन जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन है ना, कि इधर अलग से इसका रिलेशन देखा जाएगा, इधर अलग से देखा जाएगा, ओके। हाँ जी सही। तो जो एक्स वाली क्वांटिटी है उसके हिसाब से बेसिकली देखना होता है। तो इसने लिखा ऐसे नहीं होगा नीचे, अभी इसने ऐसे लिखा होगा एक एक दफा लेबरर्स, वॉल्यूम और आर्स, फिर उसके बाद उसको हम जो है ना फर्दर समझेंगे इसी तरह जैसे मैंने लिखा, ठीक है। जी लेट्स सी, सही है। इसको मैंने कर दिया क्लियर, ओके। लेट्स सी क्या होता है जी। हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एज द नंबर ऑफ लेबरर्स डिक्रीज, अच्छा अब हमने सॉरी, ये पहले हमें वर्कआउट करना चाहिए था कि किसके साथ क्या रिलेशन है, देख के जरा बताएं। अब वॉल्यूम जो है लेबरर्स बढ़ाने से क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेबर बढ़ाने थे जी, बढ़ जाएगा। ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम वो कर देंगे ना डिगिंग, ज्यादा, हाँ है ना, जी जी, वो ज्यादा हो काम जाएगी करने और से काम डिगिंग। कर देंगे। इसी तरह से जी वो टाइम तो। क्या हो जाएगा, उससे भी बढ़ जाएंगे, ऐसे ही है। हाँ जी सही है। लेकिन लेकिन इसका मतलब है इसका जो है ना वॉल्यूम का ताल्लुक जो है टाइम के साथ भी डायरेक्ट है और लेबर के साथ भी डायरेक्ट है, समझ गए बात आप। हाँ जी ठीक। लेकिन लेबर का हिसाब लगाएंगे टाइम के साथ, तो वो क्या है, लेबरर्स बढ़ने से मतलब लेबर बढ़ जाने से वही काम कम टाइम में हो जाएगा ना, जो जी पहले ज्यादा में हो रहा था। आवर्स कम होंगे। जी। लेबर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, समझ रहे हैं आप बात। हाँ जी। तो ये हम बेसिकली अब देख लेंगे कि जब दो क्वांटिटीज एक ही क्वेश्चन में, दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट हैं लेकिन कोई एक जो है दूसरे के साथ इन्वर्स में है, हाँ जी ठीक है। सही है, ठीक है। लेट्स सी क्या करते हैं हम। कह रहे हैं जी लेबर्स। एज द decrease, the earth dug will also decrease. So ये direct proportion हो गया. As the working time increase, the earth dug Tech will will also also decrease. increase. It is also a तो direct proportion. जिसमें x आ रहा था वो क्या कर रही है, उसके साथ दोनों डायरेक्ट, दैट्स इट। हालांकि आपस में ये इनवर्स रिलेशन था इनका, लेकिन हाँ अब जी, इनका तो एक बार सवाल ही नहीं है, डिक्रीज। इनका तो ओहो। सवाल ही नहीं है, सही ठीक है। हो गया। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एरोज लगाए जैसे हमारी मर्जी थी, किसी एक नंबर से हम लगाते, बाकी उस तरह डक कर देते, बस ये फर्क पड़ना, ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ, प्लस इसका फॉर्मूला इसने इसको इसको भी मॉडिफाई किया है, क्या कह रहा है, दो इक्वेशन बनाने की बजाय बेसिकली इसने एक इक्वेशन बनाई है, इसलिए तो मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। मतलब हमें हमें सिंपल है, जो हमने अभी तक सीखा ना वही चल रहा है, बस हाँ मसला जी क्या है कि जो एक्स क्वांटिटीज है वो एक तरफ है, बाकी सारी आपस में एक तरफ है, ठीक है। जी जी ठीक है। ओके। तो सच रिलेशन जहाँ पे एक से ज्यादा क्वांटिटीज, दो से ज्यादा, तीन किस्म की क्वांटिटीज है, वो कंपाउंड आपका प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ हाँ से जी। हमने एक्स फाइंड कर, ओके। इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
8,000 रुपए are are sufficient for a sufficient for a family. family of 4 members for 40 days. For how many days? 50,000 will be sufficient for a family of 5 members. अब पहले आप x वाली क्वांटिटी कौन सी है? पैसे Money. नहीं, for how many days? Days. उसने कहा 8,000. सबसे पहले तो रुपये लिखेंगे, उसके बाद हाँ मेंबर्स, जी, उसके बाद डेज। ठीक है। रुपये में पहले 8,000, फिर उसके बाद 15,000, उसके बाद उसमें फैमिली मेंबर्स में पहले 4, उसके बाद नेक्स्ट 5, और डेज में 40 और नेक्स्ट x। ठीक है, अब डेज के हिसाब से मेंबर्स का पहले हिसाब लगाएं, कुछ भी पैसे हों, जितने मर्जी हों, ठीक है। जी। पहले पहले हम मेंबर्स का हिसाब लगाते हैं ना, हाँ जी। कि पैसे जितने मर्जी हों छोड़ दें। अगर अगर 40 दिन के लिए पैसे हैं 4 लोगों के लिए, हाँ जी। ठीक है, जी। तो 5 लोगों के लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? वो पैसे कम दिनों में खत्म होंगे, ज्यादा में? कम दिनों में। आपको बात समझ आई है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? आ गई है। 4 लोग हैं, उनके लिए 40 दिन के पैसे बहुत है ना? जी। अगर 5 बंदे हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? कितने दिन गुजरेंगे उनके, ज्यादा या कम? फिर उनके, एक मिनट, अगर 5 लोग ज्यादा हो जाएंगे तो पैसे उतने ही रहेंगे तो। हाँ हाँ, पैसों को छोड़ देना, पैसों को नहीं देखना होता फिर, मतलब जिन दो को कंपेयर कर रहे हो उन्हीं को देखें बस। तीसरी चीज अपने जहन में है कि क्या है, 4 बंदे गुजारा कर लेते हैं कुछ पैसों से 40 दिन तक। हाँ जी। अगर 5 बंदे हो गए तो क्या हो जाएगा? दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है, अब ये बेसिकली मैं अपने हमने एरो लगाने हैं ना बाद में, हाँ तो जी। हाँ जी। फैमिली मेंबर्स और डेज का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। जी सही। ओके। आप फैमिली मेंबर्स को फर्ज कर लें, उसको चेंज नहीं करना, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं बस, ठीक है। जी। अगर 8,000 है 40 दिन के लिए, तो 15,000 कितने दिनों के लिए होंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन है, समझ रहे हैं आप बात? हाँ जी, समझ आ गई। अब एक क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी को इग्नोर रखना है उस वक्त। हाँ जी सही है। तो इसका मतलब है कि रुपए का जो एरो आएगा और जो डेज का आएगा वो सेम डायरेक्शन में है, और फैमिली मेंबर्स का ऑपोजिट है। समझ रहे हैं ऑपोजिट। आप बात? जी जी जी। तो इस लिहाज से आप लगाएं एरो ताकि हम आगे जाएं और फिर देखें। आपने लगा लिए होंगे ना, फिर हम यहाँ चेक कर लेंगे नीचे सोल्यूशन में। एक- रुपीज में तो दो अभी तो मैंने बता दिए हैं। हो गया वो तो। बस फैमिली मेंबर्स में वो डाउनवर्ड है, बाकी दोनों में अपवर्ड। आपने जो किया होगा वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही है मेंबर्स में डाउनवर्ड है जी, और उनमें अपवर्ड है। ना। अब इस तरह भी लिखें, फिर ये वाला रिलेशन बनाए इनका, ये वाला लिखें। कैसे लिखते हैं आप, फिर चेक करते हैं आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। एरोज जैसे लगाए हैं आपने, उसके लिहाज से लिख लिया। एक मिनट, एक मिनट। मतलब ये होगा x ओवर 40, 5 50,000 ओवर 8,000, 5 4 एक्स ओवर एक्स ओवर 40। 40 इक्वल टू 15 ओवर 8 हाँ जी। मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 5। मल्टीप्लाई बाय 4/5। हाँ जी सही है। चेक करो, ये ऐसे ही होगा, ठीक हो एक्स गया। ओवर 40 ठीक है। हाँ जी। इसका जवाब आ जाएगा 60 ओके। अब ये क्वेश्चन है कुछ 7 8 पेज आगे पीछे हो गए मेरा ख्याल है आपसे। ये 7 8 9 10 चल रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन कहाँ आए थे? नहीं वो फिर नेक्स्ट जब वैसे ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज ही आ रही थी तो फिर मैंने उसको स्किप कर हाँ, दिया था। नहीं, वो स्किप नहीं करना था, अब आपने पता करना है, इसके मुताबिक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आज बस। हाँ जी ठीक, चलो सही है, ठीक। हाँ जी समझ आ गया।
प्रॉब्लम्स है ना, देखेंगे आपको कितने समझ आए, फिर हम चेक हाँ कर जी, लेंगे सही। इनको। आपने इनको करके जवाब चेक करके बस छोड़ देना है, मतलब गलत सीख जो भी, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ जी, सही है, चलें ठीक। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। इस बारे में कोई सवाल है तो पूछ। नहीं, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।